नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं ऋषा रौतेला। तो आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग अगले 15 दिनों में दिल्ली के बाजारों में 100 से अधिक मीटिंग करने वाली है। इसमें दिल्ली नगर निगम चुनाव में आपके लिए वोट मांगे जाएंगे और आप ट्रेड विंग के संयोजक ब्रजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि ये छोटी छोटी मीटिंग होंगी और इसमें अधिक से अधिक व्यापारियों से संवाद करने का प्रयास किया जाएगा और प्रत्येक मार्केट में 2 से 5 मीटिंग होगी। खारी, बावली, नया बाजार, भागीरथ पैलेस, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, कश्मीरी गेट, करोल बाग, कमला नगर, राजौरी गार्डन, लाजपत नगर, कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस, रोहिणी, शाहदरा और पीतमपुरा जैसे मार्केट में जाएंगे। और उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के दफ्तर में आपके एजेंडे को रखेंगे और दिल्ली में आपने 30 से ज्यादा व्यापारियों को टिकट दिया है और कारोबारियों की बहुत सी समस्याएं हैं जो एमसीडी से जुड़ी हुई हैं। एमसीडी में आपकी सरकार आने पर इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी और बाजारों को सुंदर बनाएंगे। पार्किंग की समस्या का स्थायी और व्यवहारिक समाधान होगा। निगम की टूटी सड़कों और गलियों को ठीक करेंगे। कन्वर्जेंस शुल्क और पार्किंग शुल्क खत्म किया जाएगा और सील दुकानों को खोला जाएगा। सभी किस्म के लाइसेंस देने की प्रक्रिया आसान और ऑनलाइन होगी। साफ सुथरे वेडिंग जोन होंगे तो बाजार अपने आप सुंदर दिखेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आप ट्रेड विंग अब बाजारों में 100 से ज्यादा मीटिंग करने जा रही है, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। यहाँ पे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार चुनाव प्रचार के अंदर व्यस्त होती नजर आ रही है और यहाँ तक कि जनता तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये भी बात करें, ब्रजेश गोयल की बात करें या सुभाष खंडेलवाल की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं अब व्यापारियों के लिए कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारियों के कहते हैं मार्केटों में जाकर कहते 2 से लेकर 5 मीटिंगें की जाएंगी और लगातार आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगे जाएंगे। यानी कि सीधे सीधे कहे व्यापारियों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए ये भी कहा गया है कि व्यापारियों को कहते लगभग 80% के करीब जो है वो टिकट दी गई है। यानी 30% जो है वो पुरुष व्यापारियों को दी गई है और लगभग 50% जो महिलाएं का अपना बिजनेस करती है उनके लिए 50% सीटें दी गई हैं। तो सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है और व्यापारियों का वोट बैंक जो है वो हासिल करने के लिए अब आम आदमी पार्टी जो है वो मार्केटों में जाएगी और कहीं ना कहीं व्यापारियों की जो परेशानियां है, चाहे वो पार्किंग को लेकर हो, सोलत को लेकर हो या फिर कहे मार्केटों के अंदर जो गलियां हैं उनको लेकर हो, सफाई व्यवस्था को लेकर हो, तमाम मुद्दों को लेकर अब सभी मार्केटों के अंदर जाएंगे। चाहे वो दिल्ली की सदर बाजार मार्केट हो या फिर कारी बावली हो या फिर कहे सरोजनी नगर मार्केट हो या फिर कहे भागीरथ पैलेस हो, इस तरह की तमाम जो मार्केटें हैं उनके अंदर जाकर व्यापारियों से अब आम आदमी पार्टी के लिए वोट बैंक मांगा जाएगा और सीधे सीधे व्यापारियों को अपनी तरफ करने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से कहा इंस्पेक्टर चार्जिंग देना पड़ता था और वो भी कहीं ना कहीं खत्म किया जाएगा और लगातार व्यापारियों के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, चाहे वो सड़कों को अच्छा बनाना हो या फिर कहे मार्केटों को सुंदर बनाना हो या फिर कहे जो बिजली की तारें हुआ करती थी जिससे कहीं ना कहीं दिक्कतें आती थी या फिर कहे टॉयलेट की समस्याएं थी, उनको दूर करने के लिए अब आम आदमी पार्टी जो है वो कमर कस चुकी है और इसी को लेकर चुनाव प्रचार के अंदर भी जुटती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी निगम के अंदर आती है तो व्यापारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाएगी ताकि मार्केटों को साफ सुथरा और सुंदर बनाया जा सके। जी राजीव, वहीं बात कर लें, आज क्या क्या कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के रह सकते हैं, कहां कहां पर जनसभाएं हो सकती है, कहां कहां पर जनसभाओं को संबोधित किया जा सकता है, एक बार आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम को लेकर पूरी अपडेट। देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, जो आज मार्केटों के अंदर कार्यक्रम किए जाएंगे यानी छोटी छोटी मीटिंगें की जाएंगी, लगभग कह सकते हैं 5 मीटिंगें जो है हर मार्केट में की जाएगी। यानी सीधे सीधे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं जाएगी। भाई यहाँ पर बात करें कितनी मार्केटों में जाएंगे, वो लगभग अभी दिल्ली की जितनी भी मार्केटें हैं, चाहे वो छोटी मार्केटें हैं या फिर बड़ी मार्केटें हैं, सब में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं या फिर कहे जो कोऑर्डिनेटर है वो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं मार्केट से व्यापारियों से बातचीत की जाएगी, उनकी मार्केटों की जो परेशानियां हैं वो भी जानने की कोशिश की जाएगी और ये भी कोशिश की जाएगी कि अगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं जो निगम मार्केटों के अंदर जो भी परेशानियां चाहे वो एसोसिएशन के द्वारा बताई जाए या फिर व्यापारियों के द्वारा बताई जाए, उनको दूर किया जाएगा। और आज के समय के अंदर बात करें तो महिलाएं भी व्यापार करती हुई नजर आती है, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो या फिर कहे किसी और तरीके का बिजनेस हो, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं महिलाओं को 50% के करीब टिकट दी गई है। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं महिलाओं के बारे में भी सोचा जा रहा है और महिलाएं टॉयलेट
आउटलेट जो है वो ज्यादातर मार्केटों के अंदर नहीं होता है, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की जाएगी। और निगम के द्वारा जितने भी काम होंगे मार्केटों के या फिर क्या है व्यापारियों के लिए, वो सभी काम जो है वो निगम के अंदर किए जाएंगे। इस तरीके के वादे जो है वो जरूर किए जाएंगे। और लगातार आज से जिस तरीके से चुनाव प्रचार के अंदर आम आदमी पार्टी के जो कहते हैं उम्मीदवार है वो जुटते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है जो सफाई को लेकर, यानी कि जो गंदगी को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं व्यापारियों के बीच में पहुंचा जाएगा और वोट बैंक हासिल करने के लिए लगातार कोशिश की जाएगी। जी वहीं अगर बात अब बीजेपी की कर ली जाए, क्योंकि बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, ऐसे में बीजेपी का आज क्या क्या कार्यक्रम रह सकता है? देखिए, यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से भी स्टार कास्ट जो है वो जारी कर दी गई है लिस्ट उनकी। और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि स्टार कास्टों की मदद से कहीं ना कहीं जो वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाए। और लगातार कैंपेनिंग भी शुरू कर दी गई है। तो लगातार ये भी कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा भी कि जो उनका पुराना वोट बैंक है उसको हासिल किया जाए और नए जो युवा है उनको भाजपा की जो कार्य प्रणाली है उनको भी जानकारी दी जाए। तो लगातार जो मोदी जी के द्वारा कोरोना काल के अंदर या फिर कहे और जो कोशिशें की गई है उसकी भी जानकारी दी जाए। और निगम के किस तरीके से कह सकते हैं कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और लगातार किस तरीके से सफाई कर्मचारियों की जो परेशानियां है सैलरी को लेकर या फिर पक्का करने को लेकर वो तमाम परेशानियां दूर की जाएगी। लगातार ये भी कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से कि जो कूड़े के ढेर बने हुए हैं उनको भी खत्म किया जाएगा। मगर यही चीज दोनों तरफों से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि दिल्ली के अंदर जितने भी कूड़े के पहाड़ है उनको खत्म किया जाएगा, भाजपा भी वही कह सकते हैं राग आलापती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दोनों ही तरफों से ये कहा जा रहा है, मगर जनता को देखना होगा कि जनता किसको चुनती है और किसको वोट देती है और कौन निगम के अंदर आकर उनके लिए काम करेगा। जी राजीव, वहीं जिस तरीके से 100 मीटिंग करने की बात जो है कल कही गई है, तो ऐसे में ब्रजेश गोयल द्वारा भी जो है जानकारी दी गई है। एक बार ब्रजेश गोयल द्वारा क्या क्या जानकारी दी गई है उसे लेकर भी पूरी अपडेट पर बात करें ब्रजेश गोयल की और सुभाष खंडेलवाल की, क्योंकि दोनों ही व्यापारी के एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं मुद्दे जो है उनकी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और यही चीज आज जो मीटिंग की जाएंगी लगभग कह सकते हैं 100 जगहों पर, यानी कि सीधे सीधे कहें तो 100 जगहों पर दिल्ली के अंदर तमाम मार्केटों के अंदर जाकर मीटिंगें की जाएंगी। और लगातार ये भी कोशिश की जाएगी कि व्यापारियों की परेशानियां क्या है। सबसे बड़ी परेशानियां व्यापारियों की होती है कि जब उनका ग्राहक आता है तो उन तक मार्केटों तक नहीं पहुंच पाता है, पार्किंग की समस्या होती है, गाड़ी खड़ी करने की समस्या होती है, गलियां जो है मार्केटें जो है वो टूटी फूटी होती है जिसकी वजह से व्यापारियों को चलने में दिक्कतें आती हैं। इस तरीके के जो तमाम मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं कहते हैं ब्रजेश गोयल और सुभाष खंडेलवाल के द्वारा कहीं ना कहीं इकट्ठी की जाएंगी और लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और उसके बाद में अगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो वही काम जो है वो सबसे पहले किए जाएंगे, यानी मार्केटों को साफ सुथरा बनाया जाएगा, सड़कों को अच्छा बनाया जाएगा, पार्किंग जो है वो कहीं ना कहीं फ्री की जाएगी ताकि उनका व्यापारी जो है वो उन तक आ सके आसानी से। और व्यापारी अगर कह सकते हैं जो उनका ग्राहक है अगर व्यापार दुकानों तक आता है तो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ने के बाद में जो सरकारों का जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं हर तरीके से व्यापारियों को लुभाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से आज 100 मीटिंगें की जाएंगी उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं व्यापारियों का जो वोट बैंक है वो हासिल करने के लिए लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो आप प्रयास करती हुई नजर आ रही है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जहां पर आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ आज गुजरात दौरे पर रहने वाले। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गुजरात जाने वाले हैं और सीएम योगी की आज मोरबी में सभा होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गुजरात दौरे पर रहेंगे, मोरबी में उनकी जनसभा होगी, भरूच और सूरत में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां होंगी। आपको बता दें कि भरूच और सूरत में रैलियां होंगी और मोरबी में सीएम की जनसभा होगी। तो इसी के साथ बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ आज गुजरात दौरे पर रहेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कुल 40 नेताओं के नाम है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 11 केंद्रीय मंत्रियों को जगह दी गई है और इसी के अलावा आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी एमसीडी चुनाव के लिए पार्टी की ओर से स्टार प्रचारक होंगे। योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। दिल्ली में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि दक्षिण भारतीय राज्यों ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में रहने वाले गैर हिंदी भाषी लोग तक पहुंचने के लिए पार्टी ने शहर के विभिन्न हिस्सों में 250 लघु जनसभाएं करने की योजना बना रखी है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से बात कर ली जाए एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है जारी कर दी है। अब इसमें कितने केंद्रीय मंत्रियों को जगह दी गई है और कितने मुख्यमंत्रियों को इस लिस्ट में जगह दी गई है, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, मैं निशा जी आपको बता देना चाहता हूँ कि चुनाव को लेकर बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, सुशील मोदी और कई लोग अन्य शामिल, जेपी नड्डा भी शामिल है। क्योंकि अब देखने वाली बात ये होगी कि एमसीडी चुनाव इस बार कांटे की टक्कर को देखने को मिल रही है जो अगले महीने में होने जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एक बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं धरातल पे भी देखा जाए तो केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं ये अच्छा काम किया हूँ, लेकिन आम आदमी बीजेपी वही कह रही है कि हम अच्छा काम किए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि अच्छा काम जनता के लिए किया कौन, इसको लेकर स्टार प्रचारकों ने एक अपनी लिस्ट जारी की, जिसमें कई मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और यहाँ तक कि गृह मंत्री की सामने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की। शिवम, वही बात कर ली जाए जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है बीजेपी द्वारा जारी कर दी गई है, तो ऐसे में आज बीजेपी के क्या क्या कार्यक्रम रह सकते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा कि बीजेपी के, हम आपको बताना चाहेंगे, बीजेपी के जगह जगह रैलियां शुरू हो गई। वहीं आम आदमी पार्टी की बात कर ले, आम आदमी पार्टी लगातार अपने 10 गारंटी को लेकर हर घर में जाना शुरू कर दिए और 250 वार्डों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार जितने भी उतारे गए हैं, सब अपने अपने प्रचार को लेकर अपने अपने घरों में जाना शुरू कर दिए कि अपनी अपनी तारीफें और कमियां, अगली पार्टी की कमियां गिनाना शुरू कर दी। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी या कांग्रेस की बात करें, एक दूसरे पार्टी को कमियां गिनाना शुरू कर दिया। इसको लेकर आज हर पार्टी, चाहे बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अपनी अपनी वार्डों में जाकर जनताओं को लुभाने का वादा कर रही है। जी शिवम, वही बात कर ले जिस तरीके से इस पूरी लिस्ट में जो है 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया। उत्तराखंड की बात कर लीजिए, हरियाणा, चाहे हिमाचल, चाहे यूपी की, तो ये 4 मुख्यमंत्री जो है इस स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हैं। तो ऐसे में ये 4 मुख्यमंत्री कितना सीधा सीधा फायदा एमसीडी को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक छवि, इन लोगों की अपनी अलग एक छवि है। जिस तरीके से अगर बात सीएम योगी आदित्यनाथ की कर लें तो वो यूपी में जिस तरीके से सीएम है तो अपनी कहीं ना कहीं अपनी बेबागी की वजह से वो लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। तो ऐसे में ये मुख्यमंत्री कितना फायदा एमसीडी चुनाव में एज अ स्टार प्रचारक जो है एमसीडी चुनाव को पहुंचा सकते हैं? जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें या बड़े नेताओं की बात करें या राजनाथ सिंह की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, सब लोगों का नाम शामिल है। कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि उत्तराखंड के जितने लोग हैं, उत्तराखंडी यहाँ दिल्ली के अंदर रहते हैं, और हम पूर्वांचल और बिहार की बात कर ले, वो भी दिल्ली के अंदर रहते हैं क्योंकि यहाँ के मूल निवासी हो चुके हैं। और वहीं हम बात कर ले हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा से सटा हुआ गुड़गांव है, वहां भी मनोहर लाल खट्टर एक अपनी छवि बनाए, उसको लेकर इन लोगों का नाम, जो मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम स्टार प्रचारकों में, क्योंकि ये अपनी जनता जो उनके राज्य से आता है उनको लुभाना चाहते हैं। क्योंकि इस बार एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं एक बड़े तेजी से लोगों को उतार रही। मुख्यमंत्री की बात कर ले या राजनाथ सिंह की बात कर ले, गृह मंत्री की बात कर ले, सब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव को छोड़ना नहीं चाहती। वो जैसे 15 साल से सत्ता में बनी रहना चाहती, फिर भी इस बार भी वो सत्ता में बनी रहना चाहती। जी निशा जी, वही बात बीजेपी अगर कर ली जाए तो शिवम, बीजेपी को कितना जन समर्थन जो है एमसीडी चुनाव के लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है? कि हम जब नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं कि बीजेपी लगातार हमारे साथ, हमारे ऊपर 15 साल से विश्वास कर रही, इस बार भी विश्वास कर रही, क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल की झूठी बात नहीं करते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हमारा जो है धरातल पे, क्योंकि हम मोदी जी के
सैनिक है और दिल वाली बात है कि मुमकिन होता है। हम जो काम करेंगे मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा के नेतृत्व में करेंगे, क्योंकि हम जनता का विकास करते हैं, हम बड़े बड़े वादे नहीं करते हैं। वहीं हम आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम जो कर रहे हैं हम गारंटी के साथ कर रहे हैं, हमारी तो गारंटी है। हम तो वादे नहीं करते कि हम गारंटी के साथ करते हैं, हमारे 10 गारंटी भी निकाल दिया गया। जी निशा जी। वहीं शिवम, बात कर ले बीजेपी के स्टार प्रचारक, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े नेता इसमें शामिल किए गए हैं, चाहे सीएम की बात कर लीजिए, चाहे केंद्रीय मंत्रियों की आप बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बहुत बड़े नाम शामिल किए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हम बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं झोलने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि उधर से हम बात कर ले कि भगवत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी स्टार प्रचारक में हैं, अमन अरोड़ा भी जो पंजाब कैबिनेट में मंत्री हैं, और कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी के भी दिग्गज नेता इसमें शामिल किए गए स्टार प्रचारक को। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी में भी कई बड़े नेता, बड़े कैबिनेट मंत्री, बड़े सीएम के चेहरे, दोनों पार्टी अपनी ताकत पूरी दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए झोंक दी है, लेकिन सत्ता में बना रहना चाहती है। वह हम आम आदमी पार्टी की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, वहीं कांग्रेस भी कहीं न कहीं शीला दीक्षित के कामों को लेकर अपना लोगों की, जनता के बीच में जा रही कि शीला दीक्षित जब सीएम थी या शीला दीक्षित सब सरकार थी, यहाँ तो कितने बस, कितने हाईवे बनवाए। तो आप बीजेपी की, कांग्रेस की बात कर ले, वो भी कहीं ना कहीं पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इस समय टक्कर में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये नहीं देखती कि जनता, दिल्ली की जनता के हकीकत जो जमीनी हकीकत वो देखने को नहीं मिलती, लेकिन सत्ता पे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वो सत्ता पे बने रहना चाहती है निशा जी। वहीं अगर शिवम बात कर ले पीएम नरेंद्र मोदी की अगर बात कर ले, क्योंकि देखा गया है चाहे हिमाचल का चुनाव हो चाहे गुजरात का चुनाव हो, तो पीएम का फेस जो है सभी चुनाव का नेतृत्व कर रहा है। तो ऐसे में एमसीडी में पीएम का फेस जो है इसका नेतृत्व कर सकता है, या कोई जनसभा जो है पीएम की यहाँ पर प्रस्तावित की गई हो? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी तक जो डिटेल जानकारी आई कि वो प्रधानमंत्री मोदी का नाम है। जेपी नड्डा ने अपने नेतृत्व में खुद ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, क्योंकि जेपी नड्डा एक अहम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो उन्होंने अपने नेतृत्व में कहा है कि वो प्रचार करेंगे। और बात अभी तो प्रधानमंत्री की कोई जानकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री एमसीडी चुनाव में भी हिस्सा ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ये बड़ी अहम जानकारी होगी। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का जी कहीं नाम नहीं आया। जी निशा जी। चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गुजरात चुनाव में एंट्री होने जा रही है। आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव के बाद गौरक्षक पीठाधीश्वर गुजरात में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। शुक्रवार से यानी आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी कार्यक्रम लगाए गए हैं। पार्टी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोरबी, भरूच, सूरत जैसे जिलों में चुनावी प्रचार करेंगे। इन जिलों में योगी की चुनावी जनसभाएं होंगी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के साथ ही गौरक्षक पीठाधीश्वर में भी हैं और गौरक्षक पीठ के फॉलोअर देश भर में फैले हुए हैं। बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग भी गुजरात में रह रहे हैं। वैसे तो गुजरात का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और केंद्रित पर लड़ा जाएगा, लेकिन जानकारों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार का भी बड़ा असर दिखाई देगा। वही वजह है कि यही वजह है कि आपको बता दें कि पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम लगाए हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए गुजरात की अगर बात कर लें तो गुजरात में अब सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है और ऐसे में आज उनकी कितनी जगह जनसभाएं होने वाली हैं गुजरात में, कहां पे उनकी रैलियां होने वाली है, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। देखिए निशा, हिमाचल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां की, चुनावी रैलियां की थी और इसके बाद साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिंदुत्व का चेहरा और फायर ब्रांड नेताओं में गिनती होती है। उनको जिम्मेदारी दी गई है और गुजरात में कहीं ना कहीं चुनावी दौरा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई जनसभाओं और रैलियों को संबोधित करने का काम करेंगे। लगभग 9:40 से अब से कुछ ही देर बाद अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से रवाना हो जाएंगे और 11:40 पर वो राजकोट एयरपोर्ट गुजरात पहुंचेंगे, जिसके बाद 12:05 पे वो वांकानेर जनपद मोरबी गुजरात पहुंचेंगे। वहां पर
12:15 से 1:15 तक विधानसभा में प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। उसके बाद किरण सिरामिक इंडस्ट्री ग्राउंड वाकानेर मोरबी में जाएंगे और लगभग 1:25 से वाकानेर मोरबी से रवाना होंगे और लगभग 2:25 पे वो झंगड़िया जनपद भरूच में जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो वहां से बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में ये जनसभा को करने का काम करेंगे। फिर सीताराम हॉस्पिटल वालिया जाएंगे, जहां पर झंगड़िया भरूच में भी जनसभा है, वहां पर संबोधित करने का काम करेंगे। 3:35 पर वो भरूच से रवाना हो जाएंगे और उसके बाद 4:35 पे वो सूरत एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके लिए रवाना होंगे और उसके बाद लगभग 5 बजे वो कोडियार चौकड़ी सूरतपुर पहुंचने का काम करेंगे और लगभग 5 बजे से 5:45 तक 45 मिनट तक वो सूरत में विधानसभा जो प्रत्याशी उनको संबोधित उनके पक्ष में जनता को संबोधित करने का काम करेंगे और कुकड़ियार और जोकंडी वहां पर जनपद सूरत में भी जनसभा करेंगे। लगभग 5:45 पे वो कुकड़ियार चौकंडी से रवाना होंगे। लगभग 6:15 पर सूरत एयरपोर्ट से यानी गुजरात से वो रवाना होंगे और लगभग बात की जाए तो 7:50 तक वो लखनऊ वापस आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि हिंदुत्व का चेहरा होने के नाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और कहीं ना कहीं वो गुजरात में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का काम करेंगे, क्योंकि स्टार प्रचारकों में इनका नाम दिया गया है और फायर ब्रांड नेताओं के हिंदुत्व के चेहरे के रूप में इनको जाना जाता है और कहीं ना कहीं उसको लेकर उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और कहीं ना कहीं अभी हिमाचल प्रदेश का वो चुनाव जनसभा को संबोधित किया था, रैलियों को संबोधित करने का काम किया था, अब गुजरात की ओर उनका रुख हो चुका है और लगातार जो जनसभाएं हैं उनको कहीं ना कहीं दी गई हैं। बिल्कुल। वहीं अगर बात कर ली जाए बाबा के बुलडोजर की, चाहे कानून को लेकर, कानूनी कार्रवाई को लेकर बेबागी सीएम योगी आदित्यनाथ की कितना बड़ा और अहम रोल गुजरात में निभा सकती है? देखिए, निभाने की उत्तर प्रदेश में जो उनका मॉडल है, उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है वो मॉडल लेके गुजरात भी जाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी गए, कानून व्यवस्था से लेकर तमाम उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में काम किए हैं उनको गिनाने का काम किया था और अब गुजरात की जनता के बीच में जाएंगे और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉडल है उस मॉडल को लेकर गुजरात के लोगों के बीच में जाएंगे, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, उस सभी मॉडलों को वहां पर जनता के बीच में रखने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं जो वादे हैं वो न कहीं जो संकल्प पत्र होगा उसके हिसाब से वो जनता को संबोधित करने का काम करेंगे। तो बड़े नेताओं में गिनती भी होती है और लगातार वो सांसद भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी दूसरी बार है, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा प्रभाव पड़ता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते, क्योंकि लगभग 36 सालों बाद ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर दोबारा वापसी हुई है उत्तर प्रदेश में और कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये बड़े प्रभाव पड़ेगा जनता के ऊपर और जनता के बीच में अपनी जो काम है उनको रखने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। वहीं अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से हिमाचल में एज अ स्टार प्रचारक उन्होंने कई दौरे की, कई जनसभाएं की, अब उसी कड़ी में गुजरात की भी कमान उन्हें कहीं ना कहीं सौंप दी गई, क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है शामिल किया गया है। वहीं जितेंद्र, अगर बात कर ली जाए अगले और कितने दौरे, कितनी जनसभाएं उनकी यहाँ पर प्रस्तावित हैं? देखिए, हिमाचल में लगातार वो दौरे पर रहे थे और जाहिर सी बात है कि आज ये पूरा शेड्यूल है और शेड्यूल के बाद ये माना जा रहा है कि आगे भी उनको जो जनसभाएं हैं उनको कहीं ना कहीं संबोधित करने के रूप में बुलाया जाएगा और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उनकी जो फायर ब्रांड नेता जो हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उनको जाना जाता है तो उनको जरूर पेश किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में जो काम किए गए हैं उनको भी जनता के बीच में रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी गई है और बड़े नेताओं को दिग्गज में गुजरात में उतारने का काम किया, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो शिवराज सिंह चौहान हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो खुद वहां पर जाने का काम करेंगे। तो ऐसे बड़े लोगों को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो चर्चित प्रसिद्धि भारतीय जनता पार्टी की जिनसे जुड़ी है उन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है और जाहिर सी बात है कि उनको वहां पर जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। बिल्कुल। चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आज पंजाब कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। आपको बता दें कि 12 बजे पंजाब सेक्रेटेरिएट में पंजाब सरकार आज एक अहम फैसलों पर जो है मुहर लगा सकती है। ये कैबिनेट की बैठक काफी अहम मानी जा रही है और 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता अमनप्रीत कौर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, कितने बजे ये बैठक होगी और किन किन प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है, क्या कुछ अहम रह सकता है इस कैबिनेट बैठक में, एक बार पूरी जानकारी। देखिए 12 बजे के करीब भगवंत मान की अगुवाई में ही जो बैठक होने जा रही है और आज की बैठक की अगर बात की जाए तो अहम जो फैसला जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुरानी पेंशन जो स्कीम जो है वो लागू की जा सकती है और हालांकि 21 अक्टूबर को पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने का फैसला पंजाब सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन कोई भी फैसला जब सरकार करती है लेकिन उसको कैबिनेट में जब तक पास नहीं किया जा सकता तब तक उसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो सरकार आज इसको कैबिनेट मीटिंग में लागू इसको मंजूरी देने के बाद पूरी कैबिनेट इसको लागू कर दिया जाएगा और पंजाब पहला ऐसा सूबा बन जाएगा जहाँ पे पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। और आपको बताना चाहेंगे कि इस चीज की पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कई राज्यों को लंबे समय से जो मांग चल रही है, लेकिन पंजाब ही ऐसा पहला सूबा होगा जहाँ पे पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। साल 2004 में इसको लागू की गई थी नई पेंशन स्कीम और उसके बाद से अब पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा से जो मुलाजिमों को लागू किया जाएगा। जाहिर है कि मुलाजिमों भी इसको लेकर काफी खुशी होगी। हालांकि लंबे समय से सरकारों में जब इस चीज को खत्म किया जाए तो पुरानी पेंशन स्कीम को तो काफी रोष प्रदर्शन हुए थे और जब भी धरने लगाए जाते थे तो मुलाजिमों की तरफ से सिर्फ एक ही मांग रहती थी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का चाहे किसी भी विभाग का मुलाजिम होता था सरकारी की पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। उनकी सबसे पहली मांग हमेशा ही हर धरने मुजाहरे में ही रहती थी, लेकिन अब सरकार ऐसा करने जा रही है। जाहिर अपने आप में एक बहुत बड़ा पंजाब सरकार की तरफ से फैसला होगा, लेकिन इस फैसले को अगर बात की जाए तो विरोधी धिर की अगर बात की जाए तो वो इस तरीके से देख रहे हैं। वो कहते हैं कि गुजरात में जो चुनाव होने वाले हैं कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ये चीज दिखाना चाहती है कि वहां के मुलाजिमों को वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि जो पुरानी पेंशन स्कीम हमने पंजाब में लागू की है तो हम गुजरात में भी ऐसा करेंगे। ये जो कांग्रेस अकाली दल का उनका और भाजपा का ये कहना है पूरी तरीके से, लेकिन पंजाब सरकार अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। वो कह रही है कि पंजाब में हम वो चीजें कर रहे हैं जो 70 साल में नहीं हुई थी। तो पंजाब सरकार की तरफ से पूरी ये कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं पंजाब में ऐसी चीजें की जाए जो पुराने समय में नहीं। हालांकि उनका साफ तौर पे कहना है इससे कि बजट के ऊपर काफी ज्यादा बोझ जरूर बढ़ेगा, लेकिन हाँ मुलाजिमों में जाहिर है जो उनकी हमेशा मांग रहती थी वो मांग को लेकर वो बहुत खुश जरूर होंगे। लेकिन अब इस फैसले को लेकर विरोधी इसका जरूर विरोध कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर सिर्फ यही है कि आज की कैबिनेट में अगर इस पर मोहर लगा दी जाती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला पंजाब में ये हो जाएगा और पंजाब पहला ऐसा सूबा बन जाएगा जहां पर जो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। वहीं अमन, बात कर ली जाए, काफी लंबे समय से कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की बात जो है की जा रही है, काफी बैठकें इसके लिए हो चुकी है, कैबिनेट बैठक में कई बार ये प्रस्ताव भी सामने आ चुका है। क्या इसे लेकर आज कोई बड़ा फैसला इस पर आ सकता है या कोई खुशखबरी कह सकता है कि कच्चे मुलाजिमों को आज मिल सकती है? देखिए कच्चे मुलाजिमों वाला किसी तरीके का कोई मसले के ऊपर आज जो फैसला नहीं होना है, क्योंकि कैबिनेट में जो आज बुलाई गई है सिर्फ मेन पेंशन को लेकर, इसके अलावा और भी जो कई सरकार के जो फैसले होते हैं जो सरकार ने इस दौरान लिए होते हैं, कुछ जो एक्ट होते हैं उन पर जो मंजूरी देनी होती है, तमाम उन मुद्दों के ऊपर ही चर्चा की जाएगी। मुलाजिमों के किसी मुद्दे के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर पहले ही कैबिनेट बैठक जब अध्यापक दिवस था तब सरकार ने इसके ऊपर जो मंजूरी दे दी थी, लेकिन आज किसी तरह की बात नहीं की जाएगी। सिर्फ पेंशन की जो कैबिनेट में मंजूरी देने के बाद और इसके साथ ही साथ और भी कई जो छोटे छोटे फैसले होते हैं जो सरकारी कैबिनेट में ही जो लेने होते हैं उनके ऊपर भी किया जाता है, लेकिन वो कैबिनेट मीटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन बड़ा फैसला जो हो सकता है आज कैबिनेट में वो सिर्फ पुरानी पेंशन लागू को मंजूरी दी जा सकती है पूरी तरीके से, मुकम्मल तौर से। चलिए अमन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों पर पंजाब को अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के हिस्से के तौर पर पंजाब पुलिस ने कल प्रदीप सिंह की सुनियोजित हत्या करने वाले 2 मुख्य शूटर समेत 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। प्रदीप को 6 शूटरों ने 10 नवंबर 2022 को कोटकपुरा में उसकी दुकान के बाहर मौत के घाट उतार दिया था। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 2 शूटरों की पहचान मनप्रीत सिंह उर्फ मनी और भूपेंद्र सिंह उर्फ गोल्डी निवासी फरीदकोट के तौर पर हुई है, जबकि तीसरे गिरफ्तार मुजरिम की पहचान जो है बलजीत सिंह उर्फ मन्ना निवासी श्री मुक्तसर साहिब के तौर पर हुई है। डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने पहले दिन ही 2 मुख्य शूटर मनप्रीत मन्नी और भूपेंद्र गोल्डी की जो है पहचान कर ली थी और इस संबंध में पुलिस की तरफ से व्यापक छापेमारी की जा रही थी। उन्होंने बताया कि खुफिया जानकारी का नेतृत्व करने वाली सांझी कार्रवाई के दौरान
काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर, होशियारपुर पुलिस और फरीदाकोट पुलिस ने होशियारपुर जिले के बाहरी इलाकों से दोनों शूटरों को काबू कर लिया जब ये हिमाचल प्रदेश को भागने के लिए बस पकड़ने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों शूटरों पर फिरौती और अन्य अपराधों से संबंधित मामले दर्ज हैं और उनसे पूछताछ के दौरान वारदात को अंजाम देने में मदद करने वाले कनाडा स्थित आतंकवादी गोल्डी बराड़ और उसके साथियों के नेटवर्क की तरह से रची गई सारी साजिश का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। दस नवंबर ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੀ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 3 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਉਹਦੇ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਅਨਵੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ। ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमें जिस तरीके से बात कर ली जाए प्रदीप सिंह की हत्या को लेकर अगर बात कर ली जाए तो पुलिस ने इसमें दो मुख्य जो शूटर थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल सही तौर बता दें कि जैसे कि डेरा प्रेमी प्रदीप की हत्या हुई थी उसकी दुकान के आगे, उसके अलावा हम कह सकते हैं उसी दिन 24 घंटे के अंदर 6 में से 3 शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके बाद जो बाकी के 3 थे उनकी तलाश जारी थी। उन 3 में से हम कह सकते हैं कि 2 को पंजाब पुलिस ने जो 3 भागे हुए थे उनमें से 2 को भी हम कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस में, जिनके 2 का नाम मनप्रीत मनी और भूपिंदर गोल्डी है, ये 2 मेन शूटर्स मतलब 6 शूटर्स में से अब 5 शूटर्स पुलिस की गिरफ्त में है। 3 को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया तो वहीं 2 को पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कल 3 लोगों की गिरफ्तारी, 2 मेन शूटर्स थे और एक जो हम कह सकते हैं वो इनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति हम कह सकते हैं, या फिर सीधे तौर पे कहें कि जो बलजीत मन्ना जिन्होंने इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की, उस तीसरे व्यक्ति को भी पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इससे एक नेक्सस जो हम कह सकते हैं कि टोटल 6 में से 5 हिरासत में और अभी भी एक भगौड़ा है, तो उसको कैप्चर करने में काफी ज्यादा सहायता मिल सकती है। साथ ही साथ जो नेक्सस जिसका इस्तेमाल करके गैंगस्टर गोल्डी बराड़ सारे इंसिडेंट करा रहा है उसके ऊपर भी पर्दाफाश होगी। देखिए धीरे धीरे एक करके जितने भी शूटर्स हैं उनको पुलिस पकड़ रही है और पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जितना हो सके गोल्डी बराड़ का जो एक नेक्सस बना हुआ है पंजाब में, जिसमें वो अपने शूटर चाहे वो बाहर से लाते हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के अंदर ही उसके गुर्गे हो, उन सबको पकड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि जल्द से जल्द गैंगस्टर नेटवर्क पंजाब से खत्म हो। इन 2 शूटर्स को और एक लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले को पकड़कर हम कह सकते हैं कि इस नेटवर्क को भी एक ठेस पहुंची, क्योंकि देखिए जब शूटर चले जाते हैं तो कोई हमला करने के लिए नहीं रहेगा और जो लॉजिस्टिक, क्योंकि किसी भी शूटर को भागने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए और अगर वो सपोर्ट करने वाले हट जाए तो उनके पास भागने के लिए कोई कह सकते हैं कि सहारा नहीं होता। तो ये चीज एक हम कह सकते हैं कि अच्छी पहल चल रही है और मान सरकार शुरू से ही कहती रही कि पंजाब में किसी तरह के गैंगस्टर कल्चर को पनपने नहीं दिया जाएगा और जितना हो सके उसे खत्म किया जाएगा। उसी लक्ष्य कदम पे हम कह सकते हैं पंजाब पुलिस चल रही है और जितना हो सके गैंगस्टर्स के नेटवर्क को तोड़ रही है। वही बात कर ली जाए जिस तरीके से लगातार जो है हत्याएं जो है पंजाब में लगातार देखने को मिली। बात अगर 2 सिंगर्स की कर ली जाए, पहले सिंगर सिद्धू मूसेवाला जिनकी मौत हो गई थी, बहुत दर्दनाक मौत जो है वो हुई थी। उसके बाद एक पंजाबी सिंगर पर और जो है हमला किया गया था। उसके बाद जो है एक नेता पर भी हमला किया गया था जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। ऐसे में लगातार जो है हत्याओं का मामला पंजाब में चलता हुआ आ रहा है। ऐसे में पंजाब को जो है अपराध मुक्त करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा और क्या क्या बड़े कदम जो है इसके लिए उठाए जा रहे हैं? देखिए पंजाब पुलिस ने ये चीज मानी है कि लगातार हम कह सकते हैं गैंगस्टर गतिविधियां बढ़ रही है। इसमें हम कह सकते हैं कि कल खुद एक और पंजाबी सिंगर बब्बू मान को भी अपनी उनकी जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद हम कह सकते हैं पंजाब पुलिस तुरंत हरकत में आती है और उनके जो घर है, अगर हम कहें जो मॉल स्थित घर है, उसकी सिक्योरिटी बीफ अप करती है। तो जहां जहां उनके ऑफिशियल घर है जिनके बारे में हम कह सकते हैं पब्लिक को पता है, वहां पे सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है ताकि किसी तरह की उनके जितने भी कोई इवेंट्स है उसको लेकर भी जानकारी रखी जा रही है ताकि सिक्योरिटी वहां पे उपलब्ध रहे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे तौर पे गैंगस्टर्स पंजाब में डर का माहौल बनाना चाहते हैं, वो चीज दिखाना चाहते हैं कि हम पुलिस से ऊपर है, हम पुलिस से डरते नहीं है और हमने जो करना है हम करके रहेंगे। पर यहीं पे हम कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उनके शूटर्स को पकड़ रही है, उनके इन्फॉर्मर्स को पकड़ रही है, उनके लॉजिस्टिक सपोर्टर्स को पकड़ रही है, क्योंकि भारत सरकार एक शुरू से ही क्लियर कट करती आई है कि हम पंजाब में किसी तरह के भी कल्चर को, किसी भी तरह के माफिया को नहीं चलने देंगे, चाहे वो गैंगस्टर कल्चर हो, चाहे वो किसी भी तरह का माफिया हो। तो उन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाई और उसके लिए पुलिस को एक फ्री हैंड दिया गया है कि अगर कोई भी गैंगस्टर कुछ भी पंजाब में करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे जितने भी कड़े कदम उठाने क्यों ना पड़े। और उसको लेके पंजाब पुलिस अब सख्त हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि अब काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिस्ट सेल हर एक का अगर हम कहें कि इस्तेमाल किया जा रहा है और जल्द से जल्द जितने भी गुर्गे हैं, जितने भी उनके नेटवर्क, गैंगस्टर्स के नेटवर्क से जुड़े हुए व्यक्ति है, उनको ट्रेस किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अभी जो आज हम कह सकते हैं कल 2 मेजर शूटर्स अरेस्ट हुए, तो उनके जरिए हम कह सकते हैं कि और अलग अलग शूटर जो छुपे हुए हैं, जिनके बारे में शायद इनको पता है, उनको भी ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि पंजाब का माहौल किसी तरीके से खराब ना हो, क्योंकि माहौल खराब हुआ है, ये पुलिस मानती है, पर अपने लेवल बेस पे कोशिश करेंगे कि ये इंसिडेंट आगे ना बढ़े। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस आजाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1987 के डकैतों के कारण ही कश्मीर में कब्रिस्तान आबाद हुए हैं। कल पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजाद गनी लोन ने कहा कि वर्ष 1987 में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, उन्हें जन सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बनाया गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के नौजवानों को हीरानगर और कठुआ की जेलों में भेजने वाले कश्मीरों के नुमाइंदे नहीं हो सकते। वर्ष 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच चुनावी गठजोड़ था और उस समय मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले कश्मीर के अन्य राजनीतिक दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इन चुनावों में हुई कथित धांधलियों के बीच मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के उम्मीदवार हार गए और उसके कई नेताओं व पोलिंग एजेंटों को जेल भेज दिया गया था। ये चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता था और उसके बाद ही कश्मीर में आतंकी हिंसा ने अपने पैर पूरी तरीके से पसार लिए थे। आजाद गनी लोन ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने अपने पुत्र अमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन एक अन्य कश्मीरी यासीन मलिक को उसने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का कार्यकर्ता होने के कारण 1987 में जेल भेज दिया था। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आजाद गनी लोन की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा है, निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए निशा, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चुनावी सुगबुगाहट जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है और उसी के बीच में जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के आजाद गनी लोन जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 1987 में इन्हीं डकैतों के कारण उन्होंने सीधा जो एनसी के ऊपर हमला बोला और कहा कि अगर 1987 में ये डकैत ना होते तो आज कब्रिस्तान जो है वो आबाद ना होते। उनका कहने का मतलब ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से ही वहां पर नौजवान युवा जो है उन्होंने आतंकवाद का राह पकड़ी और यही वजह है कि वहां पर बहुत ज्यादा किलिंग जो है वो हुई और उनके कई हजारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। उन्हें जन सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बनाया गया और उनको कठुआ और हीरानगर की जेलों जो उनके नुमाइंदे थे उनको 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच चुनावी गठजोड़ था, तो उन्हीं की वजह से जो युवा हैं उनको कश्मीर, हीरानगर और कठुआ की जेलों में बंद किया गया। जिन मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जिन अन्य राजनीतिक दलों ने बिल्कुल चुनाव लड़ा था उनका कहना है कि उस समय धांधलियां की गई और उनके कई उम्मीदवार जो हैं और पोलिंग एजेंटों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जेलों में बंद कर दिया और यही वजह है कि आतंकवाद ने पांव पसारे और लगातार अभी तक जो है
वो आतंकवाद का दंश जो है वो कश्मीर घाटी जो है वो झेल रही है। सजाद गनी लोन ने यह भी कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने अपने पुत्र उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यासीन मलिक को, जो यूनाइटेड फ्रंट के कार्यकर्ता थे, उनको भी जेल भेजा था और आज तक उनके ऊपर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नो एफआईआर दर्ज करवाई थी। और यही वजह है कि आज तक यासीन मलिक जो हैं वो जेलों में बंद हैं और उनके ऊपर कई धांधलियां के आरोप जो है वो लगाए गए। और इसी वजह से जो यासीन मलिक है वो आतंकी बनने के लिए पाकिस्तान चले गए थे और उसके बाद जब आतंकी बनकर वापस आए तो उन्होंने यहाँ पर कई कत्लेआम जो है वो किए। तो उन्होंने कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो सजाद गनी लोन ने सीधा हमला जो है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बोला है जी। वहीं रविंद्र, अगर जिस तरीके से बात कर ली जाए, सजाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जो है निशाना साधा और ये कहा कि उनके चुनाव जीतने के बाद से जो आतंकी हिंसा थी उसने पैर पसारने कहीं ना कहीं शुरू कर दी। तो ऐसे में एनसी की तरफ से कोई रिएक्शन आया हो, कोई पलटवार उनके ऊपर किया गया? क्योंकि लगातार जिस तरीके से निशाना जो है सजाद द्वारा जो है उन पर साधा गया, तो ऐसे में एनसी का कोई रिएक्शन? देखिए, अभी तक इसके ऊपर एनसी की कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार से सजाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर और कांग्रेस पर हमला बोला है तो ये दर्शाता है कि जो 90 के दशक में आतंकवाद ने अपनी चरम सीमा पर, वहां पर जो कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा, कई बलात्कार की घटनाएं सामने आई, कई लोगों का कत्ल जो है वो उस समय हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका बीज बोने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं। और यही वजह है कि अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो अपने सुर जो है वो बदले हुए उनका नजर आते हैं। जब भी आतंकवाद पर कभी बात होती है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम जो है वो सामने आता है। और सजाद गनी लोन ने भी अब इसी को लेकर हमला बोला है कि जिस प्रकार से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और कांग्रेस ने मिलकर चुनावी गठजोड़ जो है वो किया था और उसके बाद ही लगातार जिस प्रकार से युवाओं को और पोलिंग एजेंटों को कठुआ और हीरानगर की जेलों में बंद किया था और उसी से आहत होकर युवा जो है उन्होंने आतंकवाद का राह चुना। और यासीन मलिक ने जैसे जो नेता थे उनको भी जेलों में बंद कर दिया गया और उसके बाद जब छूटे तो उन्होंने आतंकवाद का राह पकड़ा और पाकिस्तान जाकर आतंकवाद की ट्रेनिंग ली और यहाँ आने के बाद बहुत सारी किलिंग की। और इसी वजह से कब्रिस्तान जो है वो लाशों की वजह से आबाद हुए हैं जी। चलिए रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन नई दिल्ली के एम्फी थिएटर प्रगति मैदान में 21 नवंबर को किया जाएगा और इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। मंत्रीगणों, सांसदगण, संसदीय सचिव, विधायकों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन होगा। संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सांस्कृतिक संध्या में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक नृत्यों की झलक देखने को मिलेगी। इस आयोजन में गौर नृत्य, परब नृत्य, भोजली नृत्य, गैड़ी नृत्य, सुआ नृत्य, पंथी नृत्य और कर्मा नृत्य की प्रस्तुति होगी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है का जो है भव्य आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। यहां पर छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसकी झलक कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ राज्य दिवस के अवसर पर जो है नई दिल्ली में जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चीजों की जो है झलक देखने को मिलेगी, ये कार्यक्रम कब होने वाला है और इसमें कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाला है, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस को खासा तैयारी छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली है।
जो आदिवासी महोत्सव के तौर पे मनाया गया। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ साथ नई दिल्ली में भी इसकी जो प्रगति मैदान है वहां भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां संस्कृति के अलावा आदिवासी कलाकृति को प्रदर्शित करने की जो पहल है वो प्रारंभिक की गई है। जो विवेक आचार्य हैं, जो आईएएस है, संस्कृति विभाग के सचिव है, उनका कहना है कि जहां नई दिल्ली में प्रगति मैदान में जो आयोजन किया जा रहा है उसमें निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बिखेरा जाएगा। वहां उल्लेख किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमेशा से बदनाम शुदा रहा है कि नक्सल क्षेत्र की वजह से ही यहाँ कोई आना नहीं चाहता है, पर्यटकों की कमी देखी जाती है, महसूस की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की कलाकृति है, यहाँ की जो प्रदर्शनी है, अगर प्रगति मैदान नई दिल्ली में अगर रखी जाती है तो निश्चित तौर पे एक बड़ा योगदान रहेगा और छत्तीसगढ़ के खास तौर से पर्यटन विभाग के लिए एक विशेष वरदान के तौर पे होगा, क्योंकि दिल्ली के आसपास क्योंकि विदेश के लोग भी आते हैं और वहां जब प्रदर्शनी लगेगी कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जलप्रपात है, वहां प्रकृति का जो धरोहर है वो कौन कौन से स्थानों में है, क्या वहां किस तरीके से घूमा जा सकता है, ऐसे तमाम विषयों को लेकर के जब प्रदर्शनी किया जाएगा तो यहाँ की जो पर्यटक की जो दर है वो काफी बढ़ जाएगी और संख्या जो है वो काफी भारी संख्या में रहेगी। इसके साथ साथ जो वहाँ के जो आयोजक है उनका कहना है कि पहली बार ऐसी आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, तो निश्चित तौर पे इसको किस तरीके से सफल बनाया जाए उसके ऊपर खास फोकस करते हुए यही बताया गया कि जो छत्तीसगढ़ की कलाकृति है, चाहे यहाँ की संस्कृति की बात की जाए, खेल की बात की जाए, वहां उद्घोष किया जाएगा। 21 तारीख को ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बुलाया गया है। इसके साथ साथ जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल है, यहाँ के विधायक है, सांसद है, उनको भी निमंत्रण दिया गया है ताकि यहाँ की जो संस्कृति है वो दिल्ली तक के बरकरार है और वहाँ एक नई कलाकृति और यहाँ की जो संस्कृति है वहां समाहित किया जा सके। जी अखिलेश, वही बात कर ली जाए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाने का जो है काम एक तरीके से किया जाएगा, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से लोक नृत्य होंगे जिन्हें इस मंच के माध्यम से दिखाया जाएगा? देखिए, यहाँ की जो संस्कृति है, सुअर नृत्य हो गया, गौरा गौरी पूजा हो गया, भोजली विसर्जन हो गया, यहाँ के जो हरेली त्योहार है उसकी प्रदर्शनी की जाएगी। यहाँ की जो सुअर नृत्य है, सुअर नृत्य के अलावा जो और ऐसे कार्यक्रम है जिसको शामिल करके छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको दिल्ली में रखने की जो पटल है वो कही जा रही है। इसके अलावा अगर खेल की बात की जाए तो गेड़ी नृत्य का आयोजन किया जाएगा और भौरा का भी आयोजन किया जाएगा। भौरा चलाने के लिए कबड्डी की प्रतियोगिता वहां की करवाई जाएगी। ऐसे जो यहाँ की खास तौर से जो संस्कृति रही है, बैल दौड़ का जो आयोजन कई क्षेत्रों में ऐसा चलता है कि बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है। ऐसे तमाम जो संस्कृति हमारी छत्तीसगढ़ की जिनको पूजनीय मानते हैं हम लोग, चाहे बैल पूजा की बात की जाए, गाय पूजा की बात की जाए, गोवर्धन की पूजा की बात की जाए, तो एक हमारे जो सबसे संस्कृति रही है, सबसे बड़ी संस्कृति रही है, वहां दिल्ली की पटल पर प्रदर्शित की जाएगी और वहां की जब लोग देखेंगे और वहां की जो भव्यता छत्तीसगढ़ की जब दिखाई जाएगी तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ आने के लिए आतुर रहेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ जिस तरीके से इसको बदनाम किया गया है, छत्तीसगढ़ को कि नक्सल क्षेत्र के नाम से ही सबसे ज्यादा बदनाम किया गया है, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रही है और यहाँ लोग पर्यटक के तौर पे आ रहे हैं और अपनी जो यहाँ की प्रकृति की जो सौंदर्य है उसको देखने के लिए लाइक हो रहे हैं लोग। तो निश्चित तौर पे इसी का जो पटल है उसको दिल्ली में रखेंगे ताकि लोग यहाँ और आकर्षण के केंद्र बन सके। चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय भ्रमण पर शुक्रवार यानी आज कुमाऊं दौरे पर रहने वाले हैं। वो इस दौरान हल्द्वानी, टनकपुर, बनबसा के बाद खटीमा जाएंगे और हल्द्वानी में उनका दोपहर 2:30 बजे से 4:45 बजे तक कार्यक्रम है। वहीं टनकपुर व बनबसा में वो सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेंगे। हल्द्वानी में सीएम के तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री धामी शुक्रवार को दोपहर 2:20 पर बनबसा से हेलीकॉप्टर के जरिए हल्द्वानी के गोलापार हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से वो कार से 2:35 पर काठगोदाम सर्किट हाउस काठगोदाम जाएंगे और यहां वो नगर निगम के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। ये बैठक दोपहर 3:45 पर चलेगी और इसके बाद सीएम एमबी इंटर कॉलेज पहुंचेंगे और जहां चल रही भागवत कथा का श्रवण उनके द्वारा किया जाएगा। शाम 4:45 पर वो हेलीकॉप्टर के जरिए खटीमा रवाना हो जाएंगे। बता
बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वो हल्द्वानी, टनकपुर, बनबसा जगहों पर जाएंगी और हल्द्वानी और टनकपुर में समीक्षा का जो कार्य है उनकी समीक्षा, उनका जायजा जो है उनके द्वारा लिया जाएगा। और आपको बता दें कि उसके बाद देर शाम वो खटीमा के लिए रवाना हो जाएंगे और आज कुमाऊं दौरे पर वो रहेंगे, तमाम बैठकों में वो शामिल होंगे और कामों का जायजा जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिया जाएगा। और देर शाम आपको बता दें कि 4 बजे के बाद वो खटीमा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां भी उनके कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय भ्रमण पर शुक्रवार यानी आज कुमाऊं दौरे पर आ रहे हैं। वो इस दौरान हल्द्वानी, टनकपुर, बनबसा के बाद खटीमा जाएंगे। हल्द्वानी में उनका दोपहर 2:30 बजे से पौने 5 बजे तक का कार्यक्रम है। वहीं टनकपुर और बनबसा में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक वो रहेंगे। हल्द्वानी में सीएम के तय कार्यक्रम के मुताबिक आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार यानी आज दोपहर 2:20 पर बनबसा से हेलीकॉप्टर के जरिए हल्द्वानी के गोलापार हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से वो कार से 2:35 पर काठगोदाम सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वो नगर निगम के लिए की घोषणाओं का जो है समीक्षा बैठक उनके द्वारा की जाएगी। ये बैठक दोपहर 3:45 तक चलेगी। इसके बाद सीएम एमबी इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जहां चल रही भागवत कथा का वो श्रवण करेंगे और शाम 4:45 पर हेलीकॉप्टर के जरिए वो खटीमा रवाना हो जाएंगे। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर लें, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे पर रहने वाले हैं। हल्द्वानी में आज उनके क्या क्या कार्यक्रम रह सकते हैं, किन किन कार्यक्रमों में वो आज हल्द्वानी में शिरकत कर सकते हैं, एक बार पूरी जानकारी। देखिए निशा, पुष्कर सिंह धामी की बात करें, लगातार वो क्षेत्र भ्रमण पर है। उत्तराखंड के हर हिस्से में वो कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं और लगातार जो विकास कार्य कहीं ना कहीं उत्तर बीजेपी सरकार की तरफ से वादे किए गए थे, उन सभी विकास कार्यों को पूरा करने का कहीं ना कहीं बीड़ा उन्होंने उठाया और उसको लेकर के लगातार वो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की बात करें, कुमाऊं मंडल की बात करें, समय समय पर पहुंच करके वहां की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है उनकी तरफ से। और लगातार जनता जो विश्वास कहीं ना कहीं भाजपा पे जता चुकी है, उसको कहीं ना कहीं पूरा करने का काम किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर हल्द्वानी में लगा उनका आज दौरा है। करीब 2 बजे आज वो हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी हल्द्वानी आए थे तो 2000 करोड़ की यहाँ पर घोषणा करे गए थे हल्द्वानी के विकास को लेकर के। तो नगर निगम में उनका द्वारा कार्यक्रम है कि उस जो बजट उनको दिया गया था, नगर निगम के जो यहाँ पर जो पैसा दिया गया था, उस का कितना भी काम यहाँ नगर निगम हल्द्वानी के द्वारा किया गया है, उस काम को लेकर यहाँ समीक्षा बैठक होनी है नगर निगम के यहाँ पर अधिकारियों के साथ। और उसके साथ साथ जो नैनीताल जिले की बात करें, कुमाऊं मंडल में यहाँ पर जो लगातार काम हो रहे हैं, उसमें कितना काम आगे हुआ है, कितना काम अभी होना है, क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और कितने और ऐसे काम है जो यहाँ पर विकास होने हैं। जनता को जो सहूलियत कहीं ना कहीं लगातार पहुंचाने का वादा जो भाजपा ने किया था, वो कैसे जनता तक पहुंचे, उस सबको लेकर के यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक भी है और समीक्षा बैठक यहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक यहाँ पर होनी है। और कितना काम अभी तक हुआ है नगर निगम के अंदर, इसको लेकर के बैठक होगी। काफी अहम ये दौरा बताया जा रहा है। उसके बाद उनका निजी कार्यक्रम है यहाँ पर, उसमें यहाँ पर वो शिरकत करने वाले हैं और करीब 4 बजे वो उधम सिंह नगर के विधानसभा जो खटीमा क्षेत्र है वहां पर वो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम उनका वहीं होने वाला है आज। जी चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।